Hello friends, myself Sudeep Kumar Srivastava. I will teach you 9th unit of UGC NET syllabus paper 1, that is People, Environment and Development. तो आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो फर्स्ट पेपर का 9th यूनिट है पीपल, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, उसकी तैयारी हम लोग कैसे करें और जो 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, इस यूनिट से आने वाले हैं, उसके लिए हमको कितना पढ़ना है और किस तरह से उसको हमको पढ़ें कि हमको 5 क्वेश्चंस हमारे ईजिली वहाँ से हो जाएं। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सेकंड पेपर होता है बहुत ही लंबी वास्ट होता है, उसको तैयारी करने में ही हमारा पूरा समय लग जाता है। इसके बाद फर्स्ट पेपर में भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं जिनकी तैयारी हमको करनी होती है। तो इस तैयारी के क्रम में हम इस यूनिट पे कितना वेटेज दें और कितना हम मटेरियल को कैसे तैयार करें कि ये 5 क्वेश्चंस हमारे हो जाएं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये यूनिट सीधे सीधे इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है और इन्वायरमेंट का डायरेक्ट इफ़ेक्ट हम लोगों के लाइफ पर, जीवन में होता है। तो बेसिक चीज़ें जो हमको जाननी है, अगर हम चीज़ों को बेसिक से समझेंगे तो हम यहाँ से क्वेश्चन इजीली कर पाते हैं। जैसे इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे फिज़िकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल बायोटिक इन्वायरमेंट एंड सोशल इन्वायरमेंट, सामाजिक पर्यावरण। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जो होता है वो किस प्रकार से पोल्यूशन होते हैं, कितने टाइप के पोल्यूशंस होते हैं और उन पोल्यूशंस का कॉज क्या होता है और उनके हमारे ह्यूमन बॉडी पर, हमारी सोसाइटी पर, हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारे एनिमल्स पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उसको हमको देखना होगा। तो अगर हमको कैटेगराइज करना हो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में किस पोर्शन से आते हैं, तो हमने ये एनालिसिस किया है पिछले 4-5 सालों में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली एयर पोल्यूशन में मुख्य रूप से एयर पोल्यूशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंजर्वेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके जो इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड समिट्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, मिटिगेशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये कुछ टॉपिक है जिनको हमको ईजिली पढ़ना है और उसको हमको तैयार करना है। अगर हम सोर्स की बात करते हैं कि हम कम समय में पूरा चीज़ों को तैयार करने के लिए हम क्या पढ़ें, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को फोकस करना होगा। एनसीईआरटी अगर आप फोकस करते हैं तो मुख्य रूप से आपकी जो एनसीईआरटी है वो क्लास 12th के एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हैं, लास्ट के जो 4 चैप्टर हैं वहाँ से आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर आप केमिस्ट्री के क्लास 12th के एनसीईआरटी का जो लास्ट चैप्टर है उसको हम पढ़ते हैं, 11th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी हमको पोल्यूशन से संबंधित या इन्वायरमेंट संबंधित क्वेश्चंस हमको वहाँ से मिल जाएंगे। तो आज हम आप लोगों को बेसिक जानकारी देना चाहेंगे कि इन्वायरमेंट क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट क्या होते हैं और वो हमारे जीवन पे कैसे प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम आपको बताएं कि इन्वायरमेंट क्या होता है, तो इन्वायरमेंट ऑल द कंपोनेंट विच सराउंड अस, हमको या हमारे परिवेश को जो चीज़ें हमको चारों ओर से घेरती हैं, जो हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं, वो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आती हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई कंपोनेंट है ए, इसके चारों ओर का वो सारा परिवेश जो इस पे प्रभावित करेगा वो क्या कहलाएगा, ए का इन्वायरमेंट हो जाएगा। इन्वायरमेंट हमारे चारों ओर का परिवेश होता है जिसको हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। तो इन्वायरमेंट की अगर बात आती है कि इन्वायरमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं,
तो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट हमारा होता है फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा हमारा होता है बायोलॉजिकल कंपोनेंट और हमारा तीसरा होता है सोशल कंपोनेंट। अगर हम बात करते हैं फिजिकल कंपोनेंट की, तो फिजिकल कंपोनेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, यानी कि एबायोटिक होती हैं। तो ऑल द एबायोटिक कंपोनेंट्स आर केप्ट इन फिजिकल कंपोनेंट। तो इसके अंतर्गत आपका क्या आ जाएगा, एबायोटिक कंपोनेंट। फिजिकल कंपोनेंट जो होते हैं हमारे एबायोटिक होते हैं, और बायोलॉजिकल और सोशल में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब होता है कि जिसमें लाइफ होगी, एबायोटिक का मतलब होता है इसमें लाइफ नहीं होती है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि एबायोटिक में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो एबायोटिक कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट में हमारे पास जो जो चीज़ें होंगी वो ध्यान दीजिएगा। एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत हमारे पास आता है लाइट, प्रेशर, लाइट के बाद वाटर, एयर, सॉइल, टोपोग्राफी, लाइट, एयर, वाटर, सॉइल, टोपोग्राफी और आपका प्रेशर, ह्यूमिडिटी, दीज आर एबायोटिक कंपोनेंट्स। लाइट हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा, हमारे आसपास के परिवेश पे कैसे प्रभाव डालेगा, वाटर कैसे डालेगा, एयर कैसे डालता है, सॉइल कैसे डालता है, टोपोग्राफी कैसे डालता है, प्रेशर कैसे डालता है और ह्यूमिडिटी कैसे डालता है। इन चीज़ों को हम लोग को एबायोटिक कंपोनेंट में, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाया जाए कि लाइट की अगर हम बात करते हैं तो लाइट का हमारा जो मेन एक सोर्स है दैट इज सन। तो सन से ही हमको लाइट मिलती है, डायरेक्टली नेचुरल जो लाइट मिलेगी। तो अगर हम बात करते हैं अर्थ की, आपको पता है कि अर्थ पर जो भी लाइट आती है वो पूरे अर्थ पे एक यूनिफॉर्म वे में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। सबसे ज़्यादा लाइट आपको मिलती है इक्वेटर पे, और इक्वेटर से जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की आते हैं हमारा लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है। दूसरी चीज़, दिन में लाइट हमको मिलती है, रात में हमको लाइट नहीं मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे अर्थ मूव करता जाता है लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती जाती है, और जिस तरफ सन का फेस होगा लाइट का, सन का, अर्थ का, वहाँ पर आपको लाइट ज़्यादा मिलेगी, और जैसे जैसे अर्थ मूव करता जाएगा सन की इंटेंसिटी उस एरिया में कम होती जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर ज़्यादा लाइट पड़ती है, टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और जब टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाता है, लो होता है। ये नियम है, फिजिक्स का नियम है कि हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर वहाँ पर लो हो जाएगा, और जब प्रेशर लो हो जाता है तो वहाँ पर एयर जो होती है वो मूव करने लगती है, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, विंड कह देते हैं। तो विंड कब चलती है, जब कोई भी रीजन जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है वहाँ पे प्रेशर लो हो जाता है। तो जब प्रेशर लो हो जाएगा तो उधर की ओर क्या होंगी, हवाएं चलेंगी, और हवाएं हमेशा हाई टू लो प्रेशर चलती हैं। तो जब यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो गया है और इस रीजन में टेम्परेचर आपका क्या होगा, लो होगा, और जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है वहाँ पर प्रेशर हाई होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पर प्रेशर लो होता है। और हवाएं हमेशा, विंड जो होती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो ये भी हमको जानना होगा कि लाइट का, एयर का आपस में रिलेशन क्या है और प्रेशर का क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, टोपोग्राफी,
और सॉइल की बात करते हैं हम, तो सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल का हमारे लाइफ में, हमारे एग्रीकल्चर में और हमारे अदर जो एनिमल्स हैं उनके लिए क्या महत्व होता है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि माउंटेन्स हो गए, हमारे प्लेट्यूज हो गए, हमारे रिवर्स हो गए, हमारे लेक्स हो गई, हमारे ओशन हो गए, ये जो सतह पर जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो लैंड फॉर्म्स हैं, उनको हम लोग टोपोग्राफी में स्टडी करते हैं। और ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर की कितनी मात्रा है, जलवाष्प कितना है, उसको हम लोग ह्यूमिडिटी में काउंट करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारे जो इन्वायरमेंट के जो 3 कंपोनेंट थे, पहला था एबायोटिक। एबायोटिक के फैक्टर होते हैं लाइट, वाटर, एयर, सॉइल, टोपोग्राफी, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द एबायोटिक फैक्टर, इनमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर है, या ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन सा एबायोटिक फैक्टर नहीं है। तो आपको इनके याद रखिएगा। अंदर जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में स्टडी करेंगे कि लाइट का, टेम्परेचर का, विंड का, इन सब का हमारे जीवन पे प्रभाव कैसे पड़ता है। नाउ स्टार्ट बायोटिक फैक्टर। व्हाट इज बायोटिक फैक्टर? तो बायोटिक फैक्टर में लिविंग थिंग्स आती हैं, जितनी भी धरती पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट में रखते हैं। जैसे हमारे प्लांट हो गए, प्लांट लिविंग बायोटिक में आएगा, एनिमल में आएगा, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम लोगों ने बायोटिक कंपोनेंट में रखा हुआ है। बायोटिक और एबायोटिक मिल करके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट की, तो ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इनको हम लोग कह देते हैं ऑटोट्रॉपिक, यानी कि प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, उपभोक्ता होते हैं, उत्पादक होते हैं। और सारे एनिमल डिपेंड होते हैं या तो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होंगे या प्लांट पे डिपेंड होंगे, तो उनको हम लोग क्या कह देंगे? प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, उपभोक्ता, कंज्यूमर होते हैं। और कंज्यूमर जब डेड हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं? बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ख़त्म करके मिट्टी में मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। तो जो प्रोड्यूसर को और कंज्यूमर को डिकम्पोज कर देते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, उनको कहा जाता है डिकम्पोजर्स। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, कंज्यूमर कौन से होते हैं और आपके डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि दीज आर बायोटिक कंपोनेंट। तो ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो मिल करके इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। फिर बात आती है यहाँ पर कि बायोटिक कंपोनेंट के बाद तीसरा कौन सा होता है, तो मैंने आपको बताया था तीसरा होता है सोशल कंपोनेंट। तो सोशल कंपोनेंट का मतलब होता है मैन मेड कंपोनेंट, मानव के निर्मित जो कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम एक घर में रहते हैं तो घर कंकड़, पत्थर, ईंट, सीमेंट, लकड़ी इनके बने होंगे, या बांस के बने होंगे, या पत्थर के बने होंगे। अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ों के घर बनते हैं। तो वहाँ का जो आपका कल्चर होगा, किसी भी समाज का कल्चर, किसी भी समाज की इकोनॉमी, वहाँ का सोशल स्टेटस, वहाँ की हिस्टोरिकल स्टडी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग सोशल में करते हैं। यानी कि हर समाज का अलग कल्चर होगा, हर समाज की अलग इकोनॉमी होगी, हर समाज का अलग स्टेटस सिंबल होगा, स्टेटस होगा, और हर समाज का क्या होगा? हिस्टोरिकल वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे हम भारत में ही बात करते हैं तो अलग अलग राज्य का कल्चर अलग होता है। हमारे ही देश में बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स हैं जिनकी इकोनॉमी हम लोगों से एकदम भिन्न होती है। वो जंगल में ही रहते हैं, उनकी इकोनॉमी
पेड़ पौधों के आसपास वृक्षों से ही होती है, जो उनको मिलता है वही खाते हैं। उनके पास कोई टेक्नोलॉजी, उनके पास रहने के लिए कोई बड़े घर, यानी कि जो हम लोग आधुनिक उपकरण यूज़ करते हैं उनके बारे में उनको जानकारी ही नहीं होती है। तो उनका कल्चर अलग होता है। वो हमारे समाज पे हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में या इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में उनका क्या रोल होता है, वो ट्राइब्स कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट के अंदर ही आता है। हर समाज की अलग अलग इकोनॉमी होती है, सोशल स्टेटस अलग अलग होता है। सोशल स्टेटस की बात करते हैं हम, तो एक ग्रामीण क्षेत्र में, एक शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच का जो एक एरिया होता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन जोन कहते हैं। जैसे आप जब अपने गांव से निकलते होंगे शहर की ओर, तो बीच में छोटे छोटे कस्बे मिलते होंगे। तो कस्बे का जो सोशल स्टेटस होता है वो न तो गांव की तरह होता है ना ही शहर की तरह होता है, दोनों का मिक्सचर होता है वहाँ पे थोड़ा बहुत। तो वो अलग अलग रीजन में अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं, और हर समाज का अपना एक अलग इतिहास होता है, जो इतिहास उनके सामाजिक, आर्थिक और मानसिक व्यवहार पर प्रभाव डालता है और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को वो प्रभावित करता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि हमारे इन्वायरमेंट के 3 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर और सोशल फैक्टर, या फिजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, और आपका बायोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग थिंग्स आते हैं, और सोशल फैक्टर में मैन मेड थिंग्स आते हैं, मानव के द्वारा निर्मित जो भी चीज़ें हैं उनको उसमें हम लोग शामिल करते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में जो कंपोनेंट हैं वो आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, उनके बीच कैसे रिलेशन होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई इन्वायरमेंट में जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है, तो एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक फैक्टर को प्रभावित करता है, और बायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट को प्रभावित करते हैं। और इसी से पूरा इन्वायरमेंट, पूरा समाज और पूरा जो है पृथ्वी पर जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो इसी तरह से चलती है। अगर कोई भी एक कंपोनेंट इसमें गड़बड़ हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, और पूरा का पूरा हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विविधता है वो नष्ट हो जाएगी, और मानव के अस्तित्व के साथ साथ हमारे जो पर्यावरण का जो अस्तित्व है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि ए, बी और सी 3 स्पीसीज हमारे किसी इन्वायरमेंट में हैं, तो ये इस पर प्रभाव डालेगा, ये इसके ऊपर डालेगा, ये इसके ऊपर डालेगा, ये इसके ऊपर डालेगा, और ये इस पे डालेंगे, और इनको इंटरैक्ट करने के लिए इनके चारों ओर क्या होंगे, जो इन्वायरमेंट होगा वो इन सब पर प्रभाव डालेगा। तो इंटरैक्शन जो हो रहा है इसको हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक और बायोटिक जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, यानी कि हमारे पास जो जैविक और अजैविक घटक हैं, उनके बीच में अंतर क्रिया कैसे होती है, वो कैसे समाज में, इन्वायरमेंट में रह करके अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, अपने आप को प्रभावित करते हैं और दूसरों को अपने द्वारा प्रभावित करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी जो होता है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे एक हम बात करते हैं, आपको समझाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं से मिलकर के ऊतक बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक जीव का निर्माण होता है। अब ऑर्गेनिज्म से जब
जुड़ जाते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन कह देते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन से मिलकर के क्या बनते हैं, कम्युनिटी बनती है, कम्युनिटी बन जाती है। कम्युनिटी से मिलकर क्या बनते हैं, बायोम्स बनते हैं। और बायोम से मिलकर के क्या बन जाता है आपका, बायो डायवर्सिटी। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ी जीवों का जो विभिन्नता है वो हम लोग कहाँ पे रखते हैं, बायोडायवर्सिटी पर। सबसे बड़ी यूनिट लाइफ की कौन सी हो जाती है, बायोडायवर्सिटी। और सबसे छोटी कौन सी हो जाती है आपकी, सेल। तो ये आपको ध्यान दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म से लेकर के और बायोडायवर्सिटी तक का इसका जो रिलेशन है ये हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजी में। और ये जो पोर्शन है ऊपर वाला इसको हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। यानी कि इकोलॉजी और बायोलॉजी तब तक हम अलग नहीं कर सकते जब तक हम ऑर्गेनिज्म के आगे वाला क्रम जो होगा इसको हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो इंटरैक्शन या इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब बात आती है कि कम्युनिटी और बायोम। यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन के ग्रुप ऑफ ह्यूमन को हम लोग क्या कह देंगे, ह्यूमन पॉपुलेशन कह देंगे। और ह्यूमन पॉपुलेशन के ग्रुप को हम लोग क्या कह देंगे, ह्यूमन कम्युनिटी कह देंगे। तो यहाँ तक तो बात सही है। लेकिन जैसे हम कम्युनिटी से बायोम्स में आते हैं तो बायोम्स का मतलब ये होता है कि इसमें केवल एक स्पीशीज नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए एक जंगल है, एक जंगल है, उस जंगल में शेर भी है, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, खरगोश भी है, हिरन भी हैं, घास भी है, बड़े बड़े पेड़ भी हैं, अलग प्रकार के वृक्ष भी हैं और अदर एनिमल भी वहाँ पर हैं। तो इन सब के समूह को हम लोग क्या कह देते हैं, बायोम कह देते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, हर पृथ्वी पर हर जगह पे एक जैसा बायोम नहीं पाया जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में तो वहाँ का बायोम अलग होगा। अगर हम बात करेंगे मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वहाँ का बायोम अलग होगा। हम अगर बात करेंगे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन में तो वहाँ का बायोम अलग होगा। हम अगर बात करेंगे टैगा और टुंड्रा प्रदेश की तो वहाँ का बायोम अलग होगा। तो कौन कौन से बायोम होते हैं और उनमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से प्लांट होते हैं, उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है, हम लोग वहाँ पर इसको स्टडी करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। और बात आती है यहाँ पर कि जब हम लोग बात करते हैं कम्युनिटी की तो कम्युनिटी को हम लोग बायोम्स को हम लोगों ने कई इकोसिस्टम में बांट देते हैं। अगर हम बात करते हैं बायोम्स में कई प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है इकोलॉजिकल सिस्टम। जैसे मान लीजिए कि एक लैंड है, एक वाटर बॉडी है, तो हम सबको पता है कि जो एनिमल जो प्लांट लैंड पे रहते होंगे वो एनिमल वो प्लांट वाटर में नहीं रहेंगे। उनकी इकोसिस्टम क्या हो गया, अलग अलग हो गया। एक लैंड है तो उसमें क्या हो सकते हैं, जंगल हो सकता है, कोई एक ट्री हो सकता है, एक कोई श्रब्स हो सकता है, झाड़ी हो सकती है, और आपका डिजर्ट हो सकता है, मरुस्थल हो सकता है। तो इकोसिस्टम फॉरेस्ट जंगल है तो हम क्या कहेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कह देंगे। कोई ट्री है तो ट्री इकोसिस्टम हो गया, कोई झाड़ी है तो झाड़ी का इकोसिस्टम हो गया, कोई डिजर्ट है तो क्या हो गया उसका, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया। अब जंगल और मरुस्थल के जंतुओं को और पेड़ पौधों को अगर हम देखेंगे तो उसमें बहुत अंतर आएगा। तो एक फॉरेस्ट में जो जंतु और प्लांट रहते हैं वो एक डिजर्ट में रहने वाले प्लांट और पौधों से, एनिमल से कैसे भिन्न हो सकते हैं, इनका इन्वायरमेंट पे कैसे प्रभाव पड़ेगा, इनका इन्वायरमेंट कैसे प्रभाव पड़ेगा, एक प्लांट इन्वायरमेंट पे कैसे प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि एक लंबी सड़क थी, बहुत दूर तक सड़क जा रही थी, मान लीजिए 100 किलोमीटर के बीच में।
सड़क जा रही थी, यहाँ पर कोई प्लांट नहीं था। अचानक से आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर एक प्लांट लगा दिया। तो जब आपने यहाँ पे एक प्लांट लगाया, धीरे धीरे क्या हो गया, यहाँ पे प्लांट ये बड़ा हुआ। अब जब ये प्लांट यहाँ पर बड़ा होने लगेगा तो यहाँ पर लोग रुकना शुरू कर देंगे। थोड़ी देर के लिए जब यहाँ से निकलेंगे 100 मीटर तो हल्का सा इनको अगर लगेगा कि आराम करना है तो इस पेड़ के नीचे वो आराम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर कुछ जीव जंतु आकर के इस पेड़ पे रहना शुरू कर देंगे, कुछ पक्षी आकर के यहाँ पर रहना शुरू कर देंगे, अपना घर बनाएंगे, अंडे देंगे, इस तरह से रहना शुरू कर देंगे। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जब लगेगा गांव वालों को या आसपास के लोगों को कि यहाँ पर लोग आकर के रुकते हैं, तो यहाँ पर एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे और पानी का या चाय का या बिस्किट का दुकान खोलेंगे, जिससे कि जो राहगीर आ रहे हैं उससे इनको मदद मिलेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि एक प्लांट लगाने से इस पूरे एरिया में एक भिन्न प्रकार की यहाँ पे बायोडायवर्सिटी पैदा हो गई, जैव विविधता पैदा हो गई। और पहले जो संभव नहीं था अब यहाँ पर वो संभव हो पा रहा है कि यहाँ पर पक्षी भी आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी आ रहे हैं और एक दूसरे पे यहाँ पे उनकी निर्भरता बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ट्री का हमारे बायोम में, हमारे बायो इकोसिस्टम में क्या रोल हो सकता है। एनर्जी यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पर जब यहाँ पे कीड़े पत्तियाँ गिरेंगी, इसकी पत्तियाँ गिरेंगी या जो कीड़े मकोड़े आएंगे, जो पक्षी आएंगे, कुछ दूर से लेके आएंगे, गिराएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो चीज़ें गिरेंगी ये डिकम्पोज होंगी। तो यहाँ पे जो मृदा होगी वो कैसी हो जाएगी, उर्वर हो जाएगी। सॉइल भी यहाँ की क्या होगी, उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ी मात्रा में लोग खेती करना, यानी कि कुछ चीज़ों को फसल उगाना शुरू कर देंगे, नए प्लांट भी लगाना शुरू कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से एक प्लांट का बड़ा महत्व हो जाता है। अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में सबसे बड़ा इकोसिस्टम हमारा कौन सा होता है, समुद्र होता है। और क्या हो सकता है, ओशन हो गया, सी होता है, झीलें होती हैं, लैक्स हो सकती हैं, झीलें हो सकती हैं, पॉन्ड्स हो सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि समुद्र में रिवर हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इकोसिस्टम में समुद्र का इकोसिस्टम अलग होगा, महासागर का अलग होगा, समुद्र का अलग होगा, झीलों का अलग होगा, पॉन्ड्स का अलग होगा, रिवर्स का इकोसिस्टम अलग होगा। तो हर चीज़ का इकोसिस्टम यहाँ पर आपको अलग अलग मिलेगा। ये कैसे प्रभावित करते हैं, इसके बाद जब हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम जो होता है उसमें एनर्जी कहाँ से आती है, 10% एनर्जी का जो रूल होता है वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर पिरामिड्स की बात करेंगे। पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो पिरामिड हम लोगों को नंबर पिरामिड का मतलब होता है कि उस इकोसिस्टम में सबसे संख्या किस जीवों की है। नंबर पिरामिड, मास पिरामिड का मतलब हो जाता है कि जो एनिमल उसमें रह रहे हैं उनका भार कितना है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के हम चलते हैं कि एक मान लीजिए तालाब है, तालाब में बड़ी मछलियां होंगी, छोटी मछलियां होंगी और उनसे छोटी मछलियां होंगी, कीड़े मकोड़े होंगे और सूक्ष्म जीव होंगे, बैक्टीरिया वगैरह होंगे। तो अब बताइए कि इस झील में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होगी, नंबर किसका होगा सबसे ज़्यादा। तो आपको पता है इस झील में सबसे ज़्यादा संख्या होगी सूक्ष्म जीवों की, यानी कि माइक्रोब्स की होगी। लेकिन भार किसका ज़्यादा होगा, मछलियों का भार ज़्यादा होगा कि माइक्रोब्स का भार ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि मछलियों का भार ज़्यादा होगा और माइक्रोब्स का भार क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। इसके बाद एनर्जी पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। तो ऊर्जा पिरामिड की बात हम लोग करते हैं कि ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एक इकोसिस्टम में ऊर्जा का क्रम क्या होता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होती है। तो ऊर्जा जो होती है सबसे ज़्यादा होती है उत्पादक के पास।
उत्पादक से कम ऊर्जा होती है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, प्राइमरी कंज्यूमर से एनर्जी कम होती है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर से एनर्जी कम होती है टर्सरी कंज्यूमर के पास, और टर्सरी कंज्यूमर से एनर्जी कम होती है टॉप कंज्यूमर के पास, और टॉप कंज्यूमर से एनर्जी कम होती है आपका कंपोजर के पास। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10% एनर्जी का रूल ये होता है कि ये मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए प्लांट है, तो सन से जितनी भी एनर्जी आएगी वो प्लांट क्या करेगा, यूज़ करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके बाद मान लीजिए कि प्लांट के पास 1000 कैलोरी एनर्जी बनी, तो प्लांट को जो खाएगा उसका नाम होगा प्राइमरी कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास केवल 10% एनर्जी जाएगी, यानी कि केवल 100 कैलोरी एनर्जी जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास केवल 10% एनर्जी जाएगी, यानी कि इसके पास 10 कैलोरी एनर्जी जाएगी। सेकेंडरी से टॉप कंज्यूमर के पास जाएगा 10% जाएगा, यानी कि केवल 1 कैलोरी इसके पास जाएगी, 1 कैलोरी इसके पास जा रही है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो उत्पादक है और जो यहाँ पर क्या है, उपभोक्ता हैं, तो उत्पादक से उपभोक्ता की ओर हम जाते हैं तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा होता है, कम होता जाता है। 10% एनर्जी ही केवल जाती है। तो अगर कोई मान लीजिए घास है, घास को अगर बकरी खाता है, बकरी को मान लीजिए कौन खाता है, बकरी खाता है, बकरी को मान लीजिए मनुष्य खाता है, और मनुष्य को मान लीजिए शेर खा ले, तो सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगी, शेर को मिलेगी, क्योंकि घास के पास जितनी ऊर्जा थी उसका 10% केवल कहाँ आएगा, बकरी के पास। बकरी का 10% किसके पास आएगा, मनुष्य के पास, और मनुष्य का 10% किसके पास जाएगा, शेर के पास। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि शाकाहारियों को जो ऊर्जा मिलती है वो ज़्यादा मिलती है और मांसाहारियों को एनर्जी कम मिलती है, क्योंकि ये 10% रूल ये कहता है। तो हम लोग इसको भी देखेंगे कि 10% रूल क्या होता है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं, पोल्यूशन भी है, नेचुरल डिजास्टर भी हमारे में है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो उसके 16 पॉइंट हैं उसको हम लोग पढ़ना है, और डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना है। साथ में हम लोगों को मिटिगेशन भी पढ़ने हैं कि अलग अलग कालमिटी जो होती हैं, फ्लड आ गया, वोल्केनो इरप्शन कहीं पे हो गया, अर्थक्वेक कहीं पे आ गया, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है कि उनसे हम बचेंगे कैसे, और उनके बचने के हमारे पास तकनीकी उपाय कौन कौन से हैं, हमारे पास सामाजिक और आर्थिक मजबूती कितनी है जिससे कि हम उनसे बचने में सक्षम हो सकते हैं। तो एक एक टॉपिक को लेकर के हम लोग चलेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और गारंटी है कि आपको 5 क्वेश्चंस हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक से मिलेंगे और हमारे नोट्स से आपको मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं नए क्लास में। थैंक यू।